नमस्कार। लेक्चर नंबर 38 होगा ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का। आज हम जिन्ना की जो 14 मांगे थी, जिन्हें 14 सूत्रीय मांग कहा जाता है, जो उन्होंने मार्च 1929 में रखी थी दिल्ली के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आपने देखा नेहरू रिपोर्ट तो पढ़ लिया। नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे। नेहरू रिपोर्ट के बीच में जो प्रावधान दिए गए थे, जिन्ना जी कहते हैं कि भैया उसमें मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं अलग किया हुआ है, केवल एक बात मानी हुई है, वो जो आपका सिंध को अलग करने की बात की गई है बम्बई प्रेसिडेंसी से। इसके अलावा हमारे लिए कोई भी मांग नहीं है। तो इस कारण से वो नाराज़ हो जाते हैं और 14 सूत्रीय मांग अलग से पेश करते हैं, अपना अलग से संविधान बनाते हैं एक तरीके से, और इसको गोलमेज सम्मेलन में वो रखते हैं। तो ये 14 मांगे क्या थी, सारी के सारे आपको मैं बताऊंगा, ताकि मेंस में क्वेश्चन आएगा उसको भी आप जवाब अच्छे से दे पाएँ। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो है ना, वो प्रांतों के पास हों। मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ ऐसी विषय जो ना ही संघ सूची में है ना प्रांत सूची में है, उन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को हो। ऐसा क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि इनको पता था कि इंडिया में मेजॉरिटी में तो हिंदू हैं, माइनॉरिटी में हैं मुसलमान, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मतलब कि मुसलमानों की केंद्र में सरकार आ जाए। हालांकि कुछ 30-40 वर्ष तो नहीं होगा, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन उनको पता था कि इतनी जल्दी केंद्र में हमारी सरकार तो आएगी नहीं, हम प्रांतों में ही रह सकते हैं। इसलिए प्रांतों को मजबूत करने का इन्होंने प्रयास किया। तो इसलिए जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो केंद्र को ना देकर इन्होंने प्रांतों के लिए डिमांड की, और प्रांतों को अधिकारित स्वायत्ता दी जाए। मतलब प्रांतों को बहुत ज़्यादा फ्री रखा जाए, केंद्र के ज़्यादा अधीन ना रखा जाए, पूरी तरीके से ना सही, मतलब लगभग स्वतंत्र रखा जाए। ऐसा ना हो कि केंद्र उस पर बहुत हावी बन रहा हो। और इन्होंने कहा कि सिंध बम्बई से अलग किया जाए। ये जो सिंध वाला इलाका है ना, ये बम्बई प्रेसिडेंसी का इलाका था, बम्बई प्रेसिडेंसी का क्षेत्र था, इसको अलग किया जाए, इन्होंने डिमांड की। क्यों ऐसा डिमांड की पता लगा सकते हैं? क्योंकि सिंध वाला इलाका मुस्लिम मेजोरिटी क्षेत्र था। अब इन्होंने सोचा अगर कि सिंध जो है इलाका है ना, ये अलग हो जाता है तो ये मुस्लिम मेजोरिटी होने के कारण जब भी चुनाव होंगे इस प्रांत में हमारी सरकार होगी। अभी ये बम्बई प्रेसिडेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो बाकी के क्षेत्र में हिंदू मेजोरिटी में, इसलिए यहाँ पर पूरे इस बम्बई एक प्रांत में हमारी सरकार नहीं आ पा रही है। तो इसलिए इन्होंने सिंध को बम्बई से अलग करने की बात की। इसके अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, ये देखिए ये वाला क्षेत्र है, NWFP ये क्षेत्र है, और ये बलूचिस्तान क्षेत्र है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस और बलूचिस्तान में संवैधानिक सुधार लागू नहीं हो रहे थे। वहाँ की कंडीशन ऐसे सिचुएशन थी कि वहाँ पर कोई भी संवैधानिक सुधार लागू नहीं हो रहे थे। जैसे 1909 का मार्ले मिंटो सुधार वो लागू नहीं हुआ था, 1919 का एक्ट वो भी लागू नहीं हुआ था। तो इस बार मुस्लिम लीग ने डिमांड की, जिन्ना की ये डिमांड में ये रखा गया कि इस बार जो कानून बनेगा, जैसे 1935 में कानून बनने वाला था ना, 1935 के कानून के लिए ही तो साइमन कमीशन आया था। तो जो आगे कानून बनेगा, जो भी सुधार किए जाएंगे, वो बलूचिस्तान और इस नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविंस में लागू हो, ये डिमांड इन्होंने की थी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र थे। अब ये लागू होंगे तो मुसलमानों को यहाँ फ़ायदा होगा और यहाँ पर उनका दबदबा हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र विधान परिषद, जो केंद्र की विधान परिषद है, केंद्र में वायसराय हैं, और वायसराय का एक कार्यकारी परिषद है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एक आपका विधान परिषद है, जो 2 सदन कर दिया गया था, आपको पता ही है। तो जो विधान परिषद है, यहाँ पर दोनों सदनों में 1/3 मुस्लिम आरक्षण हो, 1/3 मुस्लिम आरक्षण की बात इन्होंने की। इसके अलावा प्रांत में मुस्लिम आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हों। केंद्र में तो 1/3 मान लिया, लेकिन प्रांतों में इन्होंने कहा कि जैसा प्रांत है और जितने अनुपात में, जितने जनसंख्या के अनुपात में मुस्लिम है, उतनी ही अनुपात में सीटें आरक्षित हों। जैसे मान लीजिए 70% आबादी केवल मुस्लिम है और बाकी 30% अन्य वर्ग के लोग हैं, तो जितनी भी सीटें हों, मान लीजिए किसी प्रांत में विधान परिषद में 100 सीटें हैं, तो 70 सीटें वहाँ पर मुस्लिम के लिए हों। ऐसा अनुपात इन्होंने कहा था, ठीक। और पृथक निर्वाचक मंडल को जारी रखा जाए, और इन्होंने ये कहा पृथक निर्वाचक मंडल 1909 से ही चलता आ रहा था मुस्लिम के लिए, और वो जारी रखा जाए। इन्होंने कहा पृथक निर्वाचक मंडल, आप समझ पा रहे हैं ना कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो कैंडिडेट है चुनाव में मुस्लिम खड़ा होगा और वोट करने वाले भी मुस्लिम ही होंगे, अन्य
लोगों को अधिकार नहीं दिया जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, आप क्या सोच सकते हैं कि भैया वोट करने का अधिकार भी मुसलमानों को है, जबकि कैंडिडेट तो मुस्लिम को खड़ा कर दिया, तो वोट करने का अधिकार कम से कम सबको दे देते। ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि कई मुसलमान ऐसे कैंडिडेट खड़े किए जा सकते थे अन्य धर्मों के द्वारा, अन्य धर्म के लोगों के द्वारा, जो उनको सपोर्ट करते हों, नाम के मुसलमान हो और सपोर्ट करते हों दूसरी कम्युनिटी के, वो कैंडिडेट खड़ा करके बाकी अन्य जो वर्ग के लोग हैं वो जिता सकते थे। इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और सरकारी नौकरी में मुसलमानों को आरक्षण हो, जनसंख्या के अनुपात में उनको आरक्षण मिले, जितनी जनसंख्या का रेशियो है उनका, उतनी जो सरकारी सीटें हैं नौकरियों की, उतनी उनके लिए आरक्षित की जाए। केंद्र और प्रांत में 1/3 मंत्री मुस्लिम होने चाहिए, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, जो मंत्री होंगे ना, मंत्री में 1/3 मुसलमान हों। और प्रांतों का बंटवारा या नए प्रांत का गठन के समय मुस्लिम बहुलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है कि मतलब आगे फ्यूचर में, जैसे अभी ये कोई प्रांत है, मान लीजिए ये प्रांत है ए और ये प्रांत है बी, अब आगे फ्यूचर में इसको मिलाकर कोई नया प्रांत ए भी बनाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ ए में 60% मुसलमान हैं, अब ए और बी को मिला दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर टोटल मुस्लिम मेजोरिटी 30% हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो ये राज्य का गठन नहीं होने देंगे हम। अगर ए और बी को मिलाकर 60% या उससे ज़्यादा मुसलमानों की आबादी हो रही है तभी ऐसा किया जा सकता है, अदरवाइज़ नहीं। या अगर राज्य प्रांत का बंटवारा किया जा रहा है कि मतलब ये प्रांत है ए, इसमें 60% मुसलमान हैं, 60% मुसलमान है, अब इसको तोड़कर 2 भागों में बांट दिया गया है, एक स्मॉल ए और एक स्मॉल बी, 2 भागों में बांट दिया गया है। तो ऐसा ना हो कि ए में भी मुसलमान माइनॉरिटी में हो जाए, बी में मुसलमान माइनॉरिटी हो जाए, ऐसा नहीं। तो इनकी जो प्रतिशतता है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ 60% से अधिक या 60% से अधिक मुसलमान होने चाहिए, और यहाँ भी ऐसा बंटवारा करना है। तो मतलब इनका देखिए, सोच कर देखिए ये क्या थे। ये चाहते थे कि अभी हमारी डिमांड भले मान ली जा रही है कि फ्यूचर में ऐसा करके ये बंटवारा करके, मतलब राज्य का बंटवारा या राज्य को मिलाकर ऐसा ना किया जाए कि हमारी मेजोरिटी कम कर दी जाए और हमारी सरकार वहाँ राज्य में बने ना। इसके अलावा विधान परिषद में अगर किसी समुदाय का 3/4 विरोध हो रहा है तो वो विधेयक पास नहीं होना चाहिए। तो मतलब ये समझने का प्रयास कीजिए क्या कहना चाह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। मतलब इनडायरेक्टली कम्युनल वीटो की इन्होंने मांग की है। मतलब मान लीजिए विधान परिषद में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, उस विधान परिषद के सदस्य ये सब हैं। और कोई ऐसा बिल आता है, इस बिल का सभी विरोध करते हैं। अगर किसी भी कम्युनिटी के 3/4 या उससे अधिक लोगों ने विरोध कर दिया तो वो पास नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने डिमांड की है। ये अपने लिए सिक्योरिटी चाह रहे थे कि मतलब ऐसा कोई कानून ना हो, अगर ऐसा कोई कानून आ भी जाए, भले ही पूरा संसद उसके पक्ष में है, लेकिन अगर मुस्लिम उसके विरोध में है, 3/4 से ज़्यादा मुस्लिम विरोध में है, तो वो पास ना हो। ये इनका डिमांड था कि कोई ऐसा उनके धर्म से संबंधित या उनके खिलाफ कोई ऐसा बिल ना पास हो जाए। और संविधान में संशोधन बिना प्रांत की मंजूरी के ना हो, ये इनकी अगली डिमांड थी कि संविधान में अगर कोई भी परिवर्तन करना है तो प्रांतों से मंजूरी लेनी पड़ेगी, सभी प्रांतों से मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब जाकर पास होगा। मुस्लिम भाषा और संस्कृति संरक्षित की जाए और धार्मिक स्वतंत्रता की बात इन्होंने कही है। इनके देखिए, अब पहले में पढ़ के आपको क्या एहसास हो रहा है, अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांत, मतलब प्रांत को मजबूत करने की बात की गई है पहले में, और दूसरे में भी प्रांत को मजबूत करने की बात की गई है। सिंध को बम्बई, यहाँ भी प्रांत को मजबूत करने की बात की गई है, और ये चौथे में भी प्रांत को मजबूत करने की बात की गई है कि मतलब प्रांतों को मजबूत करना चाह रहे हैं। क्यों? इनको पता था कि प्रांत में ही इनकी सरकारें रह सकती है, केंद्र में नहीं आ पाएगी, क्योंकि मेजोरिटी में तो हिंदू ही हैं। इसके अलावा केंद्र विधान परिषद में 1/3 मुसलमान आरक्षण, तो मुसलमानों को संरक्षित करने की बात, आरक्षण देने की बात की गई है, तो मुसलमानों के हितों की बात यहाँ की जा रही है। प्रांतों और मुस्लिमों की आबादी के अनुपात में सीटें उनको मिले विधान परिषद में, ये भी देखिए मुसलमानों के लिए बात की जा रही है। पृथक निर्वाचक मंडल जारी मुसलमानों के लिए। सरकारी नौकरी में मुसलमानों को आरक्षण मिले, तो मुसलमानों के लिए बात की जा रही है यहाँ पे। केंद्र और प्रांत में 1/3 मंत्री मुसलमान हो, यहाँ भी देखिए मुस्लिम के लिए बात की जा रही है। और प्रांत का बंटवारा या नए प्रांत का गठन
के समय मुस्लिम बहुलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्यूचर प्लान भी इन्होंने बना रखा है। तो 10वां देखिए क्या है कि फ्यूचर में भी हम सिक्योर रहें। भले इस बार हमारी बातें मान ली जा रही है सारी, कहीं फ्यूचर में कोई ऐसी सरकार ना आ जाए मेजोरिटी में कि वो सब चेंज करके हमारे सारे अधिकारों को खा जाए। तो इसलिए फ्यूचर को भी प्रूव करने की प्लानिंग यहाँ हो रही है कि मतलब अभी आज की डेट में जो प्रांत में मुस्लिम बाहुल्य है, अब उस प्रांत को नया प्रांत बनाना है या बांट के या कहीं दूसरे प्रांत में मिलाकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुस्लिम बाहुल्यता कम हो रही है। तो जितने प्रतिशत मुसलमान हैं उतने प्रतिशत उससे अधिक ही होने चाहिए। तो यहाँ पर फ्यूचर सिक्योरिटी हो गई। विधान परिषद में अगर किसी समुदाय का 3/4 विरोध हो रहा है तो विधेयक पास ना हो। तो इन्होंने अब मुसलमानों के लिए ही किया हुआ है, आगे फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए ही किया हुआ है कि भविष्य सुरक्षित रहे, कि मतलब भविष्य में कोई ऐसा कानून जो मुस्लिम विरोधी कानून ना आ जाए। अगर आएगा तो हमारे जो मुस्लिम लोग हैं विधान परिषद में वो 3/4 से ज़्यादा उनमें से उन मुसलमानों में से 3/4 से ज़्यादा विरोध तो करेंगे ही करेंगे। तो भले पूरा सदन एक तरफ और हमारे जो 3/4 से ज़्यादा एक तरफ हो जाएंगे तो वो पास ही नहीं होगा। संविधान में संशोधन बिना प्रांत की मर्जी के ना हो। तो फ्यूचर सिक्योरिटी की बात यहाँ हो रही है। और यहाँ 13वां और 14वां देख के करेंगे कि धर्म से संबंधित मुसलमानों के धर्म से संबंधित उनकी भाषा से संबंधित बातें की गई हैं। और कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा भैया ये क्या हो रहा है, आप 14 की 14 जो डिमांड हैं केवल मुसलमान के लिए कर रहे हो, क्या देश में केवल मुसलमान ही हैं बाकी अन्य वर्ग नहीं हैं? तो इसलिए आपत्ति इन्होंने जताई। अब इसके बाद भैया लाहौर में अधिवेशन अगले वीडियो में पढ़ेंगे 1929 में। अब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। उन्होंने 1 साल का टाइम दिया था, तो 1 साल हो गया और कोई भी अंग्रेज ने बात नहीं मानी थी। इसलिए अब क्या होगा, लाहौर अधिवेशन में जो वादा किया गया था कि पूर्ण स्वराज मांगेंगे, तो यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग अब कर दी गई। तो 1929 से पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। जहाँ कांग्रेस पहले डोमिनियन स्टेटस ये सब मांग कर रही थी, अब वही कांग्रेस अब पूर्ण स्वराज की बात करेगी और लास्ट तक पूर्ण स्वराज की बात होगी जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाएगा। तो अगले वीडियो में लाहौर अधिवेशन 1929 पढ़ेंगे जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता की जाएगी। इससे पहले इनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू और यहाँ पे इनके जो बेटे हैं जवाहरलाल नेहरू वो बनेंगे। और कई आलोचक जो हैं, आलोचना करने वाले इतिहासकार, वो आलोचना करते हैं कि भैया यहीं से परिवारवाद की शुरुआत हो जाती है। इससे पहले पिताजी बने थे 1928 में, यहाँ बेटे को बना दिया गया 1929 में। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में लाहौर अधिवेशन 1929 और पूर्ण स्वराज की मांग और इस लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ वो सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद गांधी जी को अधिकार दिया गया कि भैया आप कोई भी आंदोलन चलाइए, हम आपके साथ हैं। कांग्रेस ने ऐसा अधिकार दे दिया और गांधी जी चलाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा जिसमें करने वाले हैं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। लेक्चर को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।